Today's topic is importance of Garbh Sanskar. Myself, Dr. Manali Davra, Ayurved medical practitioner and yoga instructor. First of all, I would thank you to Dr. Prerak Shah कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। लास्ट 5 to 7 years से गर्भ संस्कार का नाम हर शहरों में, हर जगह पे या कई सारे सोशल मीडियाज़ पे प्रचलित हो गया है। आप सब लोग उनके बेनिफिट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है, इसके सचमुच के बेनिफिट्स क्या है, गर्भ संस्कार क्या है, बस वो ही आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्भ संस्कार, लेकिन पहले गर्भ संस्कार क्या है वो तो देख लें। गर्भ संस्कार का मीनिंग है, गर्भ और संस्कार दो वर्ड मिल के एक शब्द बनता है। गर्भ का मीनिंग है शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। आचार्य चरक ने शुक्र यानी कि पैटर्नल सीड पिता का बीज और शोणित यानी कि मैटरनल सीड माता का बीज, ये और आत्मा, यह तीनों का संयोग होने से माता के गर्भाशय में गर्भ बनता है। संस्कार आयुर्वेद में बताया गया है कि संस्कारो ही नाम गुण अंतरा दानम, यानी कि एक गुण को दूसरे गुण में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे संस्कार कहते हैं। दाल शाक में जो हम छौंका लगाते हैं वह संस्कार का ही एक पर्याय है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखने जाए तो जिसके द्वारा व्यक्ति या पदार्थ की गुण का परिवर्तन कर सकते हैं उसको हम संस्कार बोलते हैं। ऐसे ही गर्भ के ऊपर करने वाले ऐसे संस्कार को गर्भ संस्कार कहते हैं। इसके थ्रू हम उत्तान संतति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आगे बताया कि 5-7 साल से गर्भ संस्कार प्रचलित है। तो हम देख रहे थे साइंस ऑफ गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार की जो हम बात कर रहे थे कि गर्भ संस्कार का वर्णन जो है पहले से हमारे पुराण उपनिषद, हमारी संहिता, कई सभी जगह पे ये लिखा हुआ है। ये कहीं पहले से ही है। पुराने ज़माने में हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी ये गर्भ संस्कार का उपयोग करते थे। जैसे कि आपने देखा है कि पुराणों में हमारे जो वर्णन है, ध्रुव है, वो सारे गर्भ संस्कार में वर्णित है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि गर्भ संस्कार जो हम बात कर रहे हैं, तो गर्भ संस्कार 3 पार्ट में डिवाइडेड हम कर सकते हैं। गर्भ संस्कार को हम सुने तो सबसे पहले वो आएगा जब भी कोई माता पिता कंसीविंग का प्लानिंग करता है, जब भी वो बेबी बॉर्न के लिए प्लानिंग करते हैं, वो पार्ट से ही गर्भ संस्कार चालू हो जाता है। अभी हमारे आयुर्वेद में क्या वर्णन है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि गर्भ उत्पत्ति में कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। तो जैसे कि हमें कोई अच्छी फसल, खेत में कोई अच्छी फसल या हमें कोई अच्छा पौधा चाहिए, तो खेत में अच्छी फसल या अच्छा पौधा हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे? तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि हम कोई अच्छी सीज़न सोचेंगे कि किस सीज़न में कौन सा पाक बढ़िया रहेगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं की फसल हम विंटर सीजन में लगाते हैं, गेहूं की बीज हम विंटर में बोते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया? तो हमने एक अच्छी ऋतु डिसाइड कर ली। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद दूसरा आएगा क्षेत्र। आयुर्वेद में जो वर्णित है क्षेत्र यानी कि क्या? तो कि हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसी ज़मीन चाहिए। खेती करनी है तो उसके लिए ज़मीन भी अच्छी चाहिए। अगर ज़मीन अच्छी नहीं है तो भी पौधा अच्छे से नहीं उगेगा। तो दूसरा हमने डिसाइड किया क्षेत्र। उसके बाद क्या? तो उसके बाद यानी कि हम डिसाइड करेंगे कि उसको पानी वगैरह चाहिए, खाद वगैरह अच्छा चाहिए। तो वो सारा भी हम अपने पास इकट्ठा कर लेंगे।
और उसके बाद अच्छी बीज भी चाहिए। अच्छा बीज अगर नहीं है तो भी हमारा जो पौधा है वो अच्छा नहीं उगेगा, फसल अच्छी नहीं आएगी। तो जैसे मैंने समझाया कि हमें कोई पौधा अच्छा उगाना है, कोई भी फसल अच्छी चाहिए, तो हम ये 4 फैक्टर डिसाइड करते हैं, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। उसी तरह से जब भी कोई भी पेरेंट्स जो है वो प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भी हमें ये चारों के चारों फैक्टर देखने चाहिए। अभी हम ह्यूमन बॉडी में लेंगे तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ठीक है, ये चारों अच्छे होने चाहिए। माता का गर्भाशय क्षेत्र आएगा तो माता का गर्भाशय अच्छा होना चाहिए, यानी कि मदर जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। उसी तरह से अंबु न्यूरिशमेंट, क्योंकि बेबी को जो न्यूरिशमेंट मिलेगा वो माता के वॉर्म से ही मिलेगा, माता जो भी खाएगी वो ही न्यूरिशमेंट रहेगा, तो मदर का न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से बीज, मदर का ओवम और फादर का स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है, तो वो स्पर्म एंड ओवम वो दोनों अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अभी वो दोनों अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उसके लिए कभी भी कोई भी पेरेंट्स अगर प्रेगनेंसी का प्लानिंग करता है तो सबसे पहले मदर और फादर दोनों को हेल्थ का कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, तो ही उत्तम संतान की उत्पत्ति हो सकती है। आयुर्वेद में उसके 6 अलग अलग भाव भी बताए हैं कि उत्तम संतति के लिए उसमें कौन कौन से बालक में भाव अफेक्ट करते हैं। जो 6 भाव बताए हैं, मातृज भाव है कि जो बेबी को माता की तरफ से हेरिडिटरी में मिलते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि कोई भी बालक है तो ये उसके माता के जैसा है, या उसका ये बिहेवियर या ये गुण जो है उसके पिता के जैसा है। कुछ उसके हम आत्मज भाव भी बोलते हैं कि जो उसको अपने हेरिडिटरी में उनके पुराने जन्म के कर्म के हिसाब से सत्वज भाव है। तो ये सारे कई डिफरेंट भाव बताए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि माता की तरफ से उसको क्या हेरिडिटरी में मिलता है, तो बेबी की जो स्किन है, उसका जो ब्लड है, मसल्स है, फिर हमारे में जो मेद धातु आयुर्वेद में बताई है, बेबी का जो हृदय है, लीवर है, स्प्लीन है, यकृत है, तो वो सारा जो है आमाशय है, जो पूरा हम जीआई ट्रैक बोलते हैं, यानी कि ये सारे जो ऑर्गन है, जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है, माता जो है तो उसे सॉफ्ट नेचर का कहा गया है, तो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो माता की तरफ से बेबी को मिलते हैं। उसी हिसाब से पिता में देखे तो पिता को स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, तो जो हमारे बोन्स है तो वो हमें पिता की तरफ से मिलता है। उसी तरह आयुर्वेद में अस्थि धातु, तो उसकी जो उपधातु हो जाएगी, केस है, दंत है, वो सारा जो भाव है वो पिता की तरफ से मिलता है। उसी हिसाब से आत्मज भाव भी बताया है। आत्मा जो है बेबी का इंद्रिय है, वो सारे आत्मज भाव है, अपान प्राण वो सारे जो है आत्मज भाव है। सत्वज भाव मन के भाव भी है, सात्मज और रसज भाव, अलग अलग प्रकार के ये जो 6 भाव है वो बालक में पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये 6 भाव जो है वो उत्तम संतति के लिए बालक में ये 6 भाव पाए जाते हैं, तो उसमें गर्भ संस्कार हमें मदद रूप मिलता है। हम जो बोलते हैं कि गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए, तो गर्भ संस्कार हमें उत्तम संतति के लिए करना चाहिए, तो वो उत्तम संतति के लिए ये जो भाव है वहाँ पे हमें आयुर्वेद मदद रूप मिलता है। जैसे कि हमने बताया कि मातृज भाव और पितृज भाव जो है, तो वो दोनों को हमें उसमें से कुछ बेबी की स्किन का लस्टर अच्छा करना है, या वो जो कुछ भी भाव हम पाना चाहते हैं, तो वो हम माता और पिता के ट्रीटमेंट बेबी बॉर्न करने से पहले पंचकर्म के करके डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से आत्मज और सत्वज भाव जो है उसकी शुद्धि हम योगा, प्राणायाम, मंत्र etc से आत्मज भाव भी हम अच्छी तरह का कर सकते हैं। सात्मज और रसज भाव प्रेग्नेंट वुमन जो है उसकी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसमें जो है उसमें आत्मज भाव भी हो जाएगा। उसके अलावा और पूरी गर्भ संस्कार जो बताया है कि जैसे हमने पहले बात की कि जब भी प्रेगनेंसी का सोचे तभी से चालू हो जाता है, तो तभी से सत्व आयुर्वेद में जो है प्रकृति, वात पित्त कफ भी बताई है, और साथ में ये शारीरिक प्रकृति हो गई, और मानसिक प्रकृति सत्व, रज और तम का भी वर्णन है।
तो हमें उत्तम संतति चाहिए, तो उसके लिए हम जैसे शारीरिक प्रकृति, वायु, पित्त या कफ डिसाइड कर सकते हैं, उसी तरह से हम बेबी में कौन सा मानसिक गुण अच्छा है, सत्व जिसको हम अच्छा बोलते हैं, तो बेबी जो है सात्विक प्रकृति वाला बॉर्न हो, उसके लिए मेंटली जो काम भाव हम जो बोलते हैं, प्रेयर्स जो है, श्लोका, जैसे कि हम बोलते हैं अच्छी किताब वगैरह पढ़ना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह, उससे जो है बेबी सत्व वाला बनेगा। उसी हिसाब से हेल्दी फूड भी माता को न्यूरिशमेंट देगा और हेल्दी फूड से बेबी को भी अच्छा न्यूरिशमेंट मिलेगा। उसी तरह से एक म्यूज़िक थेरेपी का भी वर्णन है कि डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक सुनने से भी बेबी पर उसकी डिफरेंट इफ़ेक्ट होती है। उसी तरह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, कि जो ये पूरा प्रेगनेंसी का काल है, तो उसमें जैसे कि आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में लोग जो थे कई सारी एक्टिविटीज़ मदर करती थी जब भी प्रेग्नेंट होती थी, स्वेटर बुनना एटीसी, तो वो सारी जो एक्टिविटियाँ थी वो एक हिस्सा, एक तरह से हम सोचे जाए तो वो एक आर्ट्स है, कि जिससे हम बेबी को एक आर्ट कला की और उसको पहले से ही हम आर्ट की ओर प्रेरित करते थे। तो ये जो है पूरे गर्भ संस्कार की बात हो गई कि गर्भ संस्कार हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो है कि हम जैसी संतति, उत्तम संतति का प्लानिंग करते हैं, वैसी संतति हम पा सके उसके लिए क्या, तो अभी के ज़माने की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेस वाली हो चुकी है। अभी सारी जगह वुमन भी वर्किंग हो गई है, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक आराम जिसको हम बोलते हैं वो नहीं कर पाते। पहले तो सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उसके दादा दादी सब लोग होते थे, तो वो प्रेग्नेंट वुमन का ख्याल रखते थे, लेकिन अभी तो जॉइंट फैमिली भी नहीं रही, तो उसमें ये हमें गर्भ संस्कार जो आयुर्वेद में बताया है वो हेल्पफुल करता है। कि अभी हमारे खान पान भी फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह हम खाते हैं, तो जब भी कंसीव का सोचे तभी, जैसे कि हमने पंचकर्म में कई सारी ट्रीटमेंट्स बताई है, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, तो उससे सबसे पहले माता और पिता दोनों का ही जो है बॉडी की शुद्धि करवा ली, शरीर और मन दोनों का ही शुद्ध है, तो सबसे पहले वो शुद्धि करवा ली। उसके बाद प्रेगनेंसी का, कंसीव का प्लानिंग करे, उसके बाद कंसीव हो जाने के बाद भी आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या बताई है, जिसमें कि गर्भिणी को क्या करना चाहिए, किस मंथ में कौन सा फूड खाना चाहिए वगैरह, उसका भी पालन करना चाहिए। और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद, चाइल्ड बॉर्न हो जाने के बाद भी ये स्टॉप नहीं होता, क्योंकि चाइल्ड बॉर्न हो जाने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग रहता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी बालक को न्यूरिशमेंट मिलता है, तो उसमें भी आपको आयुर्वेद मदद कर सकता है। तो ये तीनों पार्ट में जो है आयुर्वेद की कई सारी औषधियाँ उसमें बताई है कि जो आपको मदद रूप कर सकती है और हेल्दी बेबी बॉर्न हो सकता है। उसके लिए हम आपको नेक्स्ट सीरीज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ये सारी बातें करेंगे कि कौन कौन सी औषधियाँ सारी बताई है। आज के लिए हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारा ये वेबिनार अच्छा लगा हो, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी, आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू।